हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स फ्रॉम द दिसंबर 2021 कवर कर रहे हैं ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स। तो अब तक हम यहाँ पे जो है पॉलिटी के बारे में कवर कर चुके हैं एंड इवन इंटरनेशनल रिलेशंस के भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है राइट उसे कवर कर चुके हैं फ्रॉम द दिसंबर मंथ 2021। तो आज जो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स लेके आए हैं वो है फ्रॉम द टॉपिक इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं दिसंबर 2021 से उसे हम यहाँ पे आज कवर करेंगे राइट। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इवन जो है जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे डेली होते हैं उसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो टॉपिक न्यूज में है वो है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो बॉन्ड्स यहाँ पे जो है ना, जो कि नेगेटिव यील्ड जो है वो एक तरह से देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, वो यूरोप में थोड़े से डिसिपेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये शायद जो है जो पेंडेमिक है उसकी वजह से जो है ऐसा हो पा रहा है। तो अब ये क्वेश्चन होता क्या है कि जो है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स जो हैं वो है क्या, ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे ये पता होगा कि पहले हम जो है बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। बॉन्ड्स क्या होता है कि जब कभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को जो है ना पैसे की जरूरत होती है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो वो यहाँ पे जो है ना बॉन्ड्स इशू करती है राइट। जैसे कि यहाँ पे जो है आरबीआई जो बॉन्ड्स है वो इशू करती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है। दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। तो फिर एक क्या करती है, इस बॉन्ड के थ्रू जो है ना ये आम पब्लिक से जो है पैसा लेते हैं राइट। तो उस पैसे के बदले में जो है ना ये आरबीआई या फिर जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो उन्हें उस पर्सन को, जो एक तरह से जिस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे आरबीआई में या फिर कॉर्पोरेट किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में, तो उन्हें जो है ना एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो उस सर्टिफिकेट को ही हम यहाँ पे बॉन्ड्स देते हैं। ओके तो जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा होता है ना किसी भी इन्वेस्टर ने, उसके ऊपर जो है ना उन्हें कुछ परसेंट का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है राइट। बट जब ये इंटरेस्ट यहाँ पे, ये जो इंटरेस्ट होता है ये फिक्स होता है। ओके ये जो फिक्स्ड होता है इंटरेस्ट, एंड ये जो इंटरेस्ट जो जितना यहाँ पे मिलेगा उस पर्सन को, वो इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिख रखा होता है कि इतने परसेंट इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलेगा इतने सालों के लिए राइट। बट जब यहाँ पे जिस पर्सन को जो है ना जो इंटरेस्ट रेट उसे यहाँ पे मिल रहा था, फ्यूचर में जाके ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है राइट। जितना उसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जब मैं जितना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है उस पैसे जितना पैसा उन्हें 10 साल के बाद में मिलना था उससे जो है कम पैसा उसे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये होता है यहाँ पे नेगेटिव डेब्ट यील्ड्स राइट। उसे जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फिर कम मिलता है। सपोज एक पर्सन ने यहाँ पे 1000 रुपए जो है वो लगाए हैं 10 सालों के लिए, बट उसे जो है 10 साल के बाद में जो है 950 रुपीज ही मिल रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे आपके नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स राइट। तो फिर जब यहाँ पे इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं वो अगर आपको जो है पैसा कम प्रोवाइड करवाते हैं 10 सालों के बाद में, तो इस तरह के बॉन्ड्स में लोग पैसा लगाते क्यों हैं, ये भी हम जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड होते क्या हैं। ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे डेट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर और मेच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड राइट। मीन उसको किसी पर्टिकुलर प्राइस जो है बॉन्ड का प्राइस जो था वो 1000 रुपीज था, बट उसे जो है 950 रुपीज मिल रहे हैं मेच्योरिटी पे। तो ये हो गया आपके नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। तो इसे सेंट्रल बैंक्स या फिर गवर्नमेंट जो है इशू कर सकती है, एंड इवन जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं ना वो भी इसे इशू कर सकते हैं। इन्वेस्टर पे इंटरेस्ट टू द बोरोअर टू कीप देयर मनी विद देम। ओके एंड अब क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होता है वो यहाँ पे बोरोअर कौन हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट होगी या फिर बैंक होगी, सेंट्रल बैंक होगी या फिर कॉर्पोरेट हाउसेज हो गए, तो उन्हें पैसे देते हैं कि आप हमारा पैसा जो है वो संभाल के रख सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे नेगेटिव जो है उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे मीन उन्हें जो है यील्ड काफी कम मिल रही है, तो इन्वेस्टर जो है इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट
राइट। सेंट्रल बैंक्स या फिर जो गवर्नमेंट है जब वो बॉन्ड्स इशू करती है ना, उस बॉन्ड्स में अगर कोई पर्सन पैसा लगाता है ना, उस पर्सन का जो पैसा है वो सेफ रहता है। राइट। जब कभी भी यहाँ पे कोई पर्सन देखता है कि उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, राइट, इक्विटी में पैसा लगाया है, तो वहां पे उसका जो एक पैसा है ना वो सेफ नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि टोटली उसका पैसा जो है वो वहां पे उसे ना मिले, राइट, स्टॉक मार्केट में वो डूब जाए। बट अगर उसने बॉन्ड खरीदा है तो उसे चाहे यहाँ पे जो है ज्यादा प्रॉफिट ना हो, बट एक्चुअल में जो है जितना उसने पैसा लगाया होता है ना, उसे उतना पैसा जो है वापस मिल ही जाता है मेच्योरिटी डेट पे। कुछ हद तक जो है थोड़ा बहुत पैसे जो है वो कम हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। उसके जो पैसे है वो यहाँ पे सेफर रहते हैं। 1000 रुपए उसने लगाए हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट 950 रुपीज तो उसे मिल ही जाएंगे ना। तो अगर उसने यही 1000 रुपए जो है वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगाए हों, तो स्टॉक मार्केट जो है वो टोटली भी जो है डूब सकती है। तो हो सकता है कि ये सारे के सारे पैसे उसके वहां पे डूब जाएं। तो इसकी वजह से जो है ना इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजुअली इन डिमांड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में स्ट्रेस होता है, जहाँ फिर अनसर्टेनिटी होती है, तब यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदते हैं। सो दिस इज टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फ्रॉम द सिग्निफिकेंट इरोजन। तो अपने कैपिटल को, अपने पैसे को जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम करेंसी फ्लक्चुएशंस टू द डिफ्लेशन, देयर आर सिनेरियोज इन विच परचेजर ऑफ नेगेटिव यील्ड बॉन्ड कैन कम आउट अहेड। सो अब यहाँ पे जो है एक बॉन्ड का प्राइस होता है, मीन बॉन्ड का प्राइस जो है यहाँ पे 1000 रुपीज है, एंड उसकी जो यील्ड है, यील्ड क्या होती है, इसे हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके तो इसका जो इंटरेस्ट है, सपोज 10% इंटरेस्ट जो है ना उसे यहाँ पे हर साल पर्सन को मिल रहा है, एंड ये जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे फिक्स्ड होता है, राइट। ये जो बॉन्ड में लिखा होता है, मीन जो है ये 1000 रुपए अगर उस पर्सन ने लगाए हैं तो उसे 10% जो है ये यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसे हम यहाँ पे यील्ड में बोलते हैं। तो आप जो है ना इस बॉन्ड के प्राइस में एंड उसका जो यील्ड होता है ना उसमें रिलेशनशिप भी है यहाँ पे, एंड ये जो रिलेशनशिप है ना वो इनवर्स है। ओके इनवर्स कैसे है, बॉन्ड प्राइस मूव्स इनवर्सली विद इट्स यील्ड और द इंटरेस्ट रेट। क्या होता है यहाँ पे, जब बॉन्ड का प्राइस जो है वो हाई हो जाता है, सपोज यहाँ पे जो है 100 रुपए पर्सन ने लगाए थे, 100 रुपए में कोई बॉन्ड खरीदा है, तो उसे हर महीने 10% जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन 10 रुपीज जो है उससे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहे हैं। अब क्या होता है, उसने इसे जो है 100 रुपए का खरीदा था, तो ये जो है बाद में कुछ सालों के बाद में ये जो 100 रुपए वाला था ना यहाँ पे वो 110 रुपए का हो गया बॉन्ड। ओके तो इसका जो बॉन्ड है वो 10 रुपए का, 110 रुपए का हो गया, इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी इसके पैसे की। तो 10% के हिसाब से, राइट, अब ये जो वैल्यू थी ना इस बॉन्ड की वो 110 रुपए हो गई है, मीन 10 साल की ये लिए था, यहाँ पे हम बोल सकते कि 10 ईयर्स के लिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे हर साल जो है वो 10 रुपए निकाल लेता था, राइट। ये जो है इसको इसके ऊपर इंटरेस्ट था, बट अब इसके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 110 रुपए होगी, तो इसके 10% के हिसाब से जो है इसे यहाँ पे 11 रुपीज मिलने चाहिए, बट उसे अभी भी 110 रुपए तो उसकी वैल्यू है, बट उसे अभी भी जो है 10 रुपीज ही मिल रहे हैं एज ए इंटरेस्ट, जबकि उसे 11 रुपए मिलने चाहिए बॉन्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है 110 रुपए का जो 10% है वो 11 रुपीज बनता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे किसी भी बॉन्ड का जो प्राइस है उसे खरीदने के बाद में वो जब हाई चला जाता है, तो इसकी जो यील्ड होती है ना वो फिर लो हो जाती है, इसे जो है 11 रुपीज मिलने चाहिए, इसे जो है 10 रुपए ही मिल रहे हैं, राइट। सो ये होता है इनवर्स। सो द रीजन फॉर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द यील्ड इज ड्यू इन पार्ट टू द बॉन्ड बीइंग फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये जो बॉन्ड में लिखा होता है ना कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% होता है, तो वो फिक्स ही रहता है 10 सालों के लिए, उसे 10% जो है यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो फिक्स रेट होता है। हाउएवर इस बॉन्ड की ये जो सर्टिफिकेट दिया है इसकी वैल्यू बाद में जाके चेंज हो गई है, बट उसके ऊपर 10% ही रहेगा, मीन जिस रेट पे इसे खरीदा था, राइट तो वो यहाँ पे जो है उसी उतना ही पैसा जो है उसे यहाँ पे मिलेगा, मीन जिस रेट पे उसे खरीदा था उसके अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ ये पर्सन जो है यहाँ पे, ये जिस पर्सन इसे 100 रुपए में खरीदा था इसे बाद में 110 रुपए में बेच सकता है, क्योंकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 110 रुपए हो गई है, तो वो किसी दूसरे पर्सन को इसे जो है बेच सकता है 110 रुपए में,
ओके तो फिर जो है ना इस पर्सन को, जो दूसरे पर्सन ने यहाँ पे, ये बी वाला पर्सन है जिसने ए से जो है इसे 110 रुपए में खरीदा है, तो उसे फिर भी यहाँ पे 10% ही मिलेगा। ओके 10% ही मिलेगा, क्योंकि इस सर्टिफिकेट में 10% ही लिखा हुआ है। तो वो इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या थी, वो 100 रुपए थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसे यहाँ पे 10 रुपीज ही मिलेंगे, उसे जो है 11 रुपीज नहीं मिलेंगे। ओके मीन जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा, चाहे बाद में इसका रेट बढ़ भी जाए। सो इन्वेस्टर जो है वो इसे, इस बॉन्ड को बेच भी सकता है if it's expected that interest rate will rise in the coming months and opt for the higher rate bond later on। तो अगर उसे लगे कि हाँ फ्यूचर में मैं जो है किसी दूसरे बॉन्ड को खरीद लूंगा जिससे मुझे जो है ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके सो नेक्स्ट हो गया अब हमारे पास को लैंडिंग मॉडल। राइट, को लैंडिंग मॉडल का मतलब हुआ कि दो जो यहाँ पे एंटिटीज है वो मिलके यहाँ पे लैंडिंग कर रही हैं, तो वो कौन सी होगी, एक यहाँ पे बैंक होगी, राइट, दूसरी होगी एनबीएफसीज। एनबीएफसीज जो है ये यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, राइट। वो यहाँ पे क्या करती हैं, वो जैसे कि अडानी कैपिटल हो गया, तो ये बैंकिंग कंपनी नहीं है, राइट, बट ये जो है फाइनेंस कंपनी है। तो इसका काम भी क्या होता है, इसका काम यही होता है कि लैंड करना ही होता है, राइट। बट जो है ना इसमें क्या होता है, बैंक एंड एनबीएफसीज में जो है मेन डिफरेंस यही होता है कि ये चेक इशू नहीं कर सकती है एनबीएफसीज, ना ही डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इशू कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है, बैंक जो है चेक इशू कर सकती है, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो भी इशू कर सकती है। एंड एनबीएफसी में जो फॉरेन फंडिंग होती है वो 100% अलाउ होती है, बट बैंकिंग में जो है एक तरह से फॉरेन फंडिंग जो होती है वो 74% ही अलाउ होती है। ओके ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। बट अब जो है ना आरबीआई ने अब बैंक्स को जो है परमिट कर दिया है कि वो जो है रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के साथ, जैसे कि एचएफसीज होगी, तो उनके साथ मिलकर जो है वो लैंड कर सकती है, लोन दे सकती है लोगों को, टू इंक्रीज लैंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर में बेस्ड ऑन द प्रायर एग्रीमेंट। तो अब जो है ना इसके अकॉर्डिंग सितंबर 2018 में आरबीआई ने जो है ये चीज अनाउंस की थी। तो अब जो है इस अनाउंसमेंट के बाद में कई सारी बैंकिंग्स जो है ना उन्होंने कोल लैंडिंग मास्टर एग्रीमेंट्स जो है वो यहाँ पे कर लिए हैं विद द एनबीएफसीज, एंड और कई सारी ऐसी बैंक्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। तो क्या था यहाँ पे, इसकी वजह से जो है ना कई सारे अनयूजुअल टाई अप्स हो चुके हैं बिटवीन दी बैंक्स एंड दी एनबीएफसीज। फॉर एग्जांपल एसबीआई जो है उसने जो है एक डील साइन की है विद दी अडानी कैपिटल, उसके साथ जो है इन्होंने डील साइन कर ली है। तो ये क्या है, ये एक बिजनेस हाउस है, जो अडानी कैपिटल है वो एक बिजनेस हाउस है, एंड अब उसकी एंट्री जो है वो किस में हो चुकी है, उसकी एंट्री जो है वो बैंक्स में भी हो चुकी है। ओके सो ये जो है हम बोल सकते हैं कि अनयूजुअल टाई अप्स यहाँ पे हो रहे हैं। स्मॉल एनबीएफसी है अडानी कैपिटल फॉर को लैंडिंग टू द फार्मर्स, तो इनके बीच में ये टाई अप हुआ है कि फार्मर्स को ये एक तरह से पैसा देंगे टू हेल्प देम बाय द ट्रैक्टर्स एंड फार्म इंप्लीमेंट्स। तो ग्रेटर रिस्क इन द को लैंडिंग, अब रिस्क क्या है को लैंडिंग में, रिस्क ये है, इसमें जो है ना एक ये भी चीज बताई गई है इस एग्रीमेंट के अंदर कि आरबीआई ने जो चीज अलाउ की है, इसमें ये होता है कि जो एनबीएफसी है, जब लोन देना है ना किसी कंपनी को या फिर किसी भी पर्सन को, तो उनमें एनबीएफसी जो है एटलीस्ट जो है वो 20% पैसा जो है वो एनबीएफसी देगी। मैं जितना लोन यहाँ पे देना है किसी पर्सन को उसका 20% एनबीएफसी देगी, एंड बाकी जो 80% है वो कौन देगी, वो बैंक देगी। तो जब कभी आप सपोज करिए कि यहाँ पे 100 रुपए लोन देना है, तो इसमें से 20 रुपए जो है वो एनबीएफसी ने दे दिए एंड 80 रुपए जो है वो यहाँ पे बैंक ने दे दिए। बट वो पर्सन जिसने 100 रुपए लोन लिया है वो नहीं दे पाता है उस लोन को वापस, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, यहाँ पे बैंक का ही यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो ये ग्रेटर रिस्क है टू दी बैंक्स। ओके सो 80% जो है रिस्क किसके पास होगा, वो बैंक्स का होगा। एंड देन उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग में अब जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेस हाउसेज है, उनकी एंट्री हो गई है। आरबीआई हैज नॉट ऑफिशियली अलाउड द एंट्री ऑफ बिग कॉर्पोरेट हाउसेज इन द बैंकिंग स्पेस। अभी तक जो है आरबीआई ने इन कॉर्पोरेट हाउसेज को जो है बैंक्स में अलाउ नहीं किया था, बट अब इसकी वजह से जो है ना को लैंडिंग मॉडल की वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो यहाँ पे उनकी बैंकिंग में जो है एंट्री हो गई है। ओके
सो को लैंडिंग मॉडल होता क्या है वो यहाँ पे ये बताया हुआ है। जॉइंट कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ द क्रेडिट एट द फैसिलिटी लेवल बाय बोथ द लेंडर्स। बोथ लेंडर कौन से होंगे, बैंक एंड एनबीएफसीज होगी। एंड इवन रिस्क को शेयर करते हैं, रिवॉर्ड्स को शेयर करते हैं। तो को लैंडिंग मॉडल का जो है एक्चुअल में एम क्या है, यही एम है कि जो अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्टर है ना इकोनॉमी के, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे लोग होते, फार्मर्स हो गए, राइट, उन्हें जो है ना यहाँ पे पैसा पहुंचाना है उन तक, राइट, वो भी यहाँ पे जो है लोन ले सके। तो क्रेडिट का जो फ्लो है ना वो यहाँ पे ज्यादा लाना चाहते हैं मार्केट में, तो इसी की वजह से को लैंडिंग मॉडल अलाउ किया गया है। सो सिग्निफिकेंस क्या है मॉडल की, द लोअर कॉस्ट ऑफ द फंड्स फ्रॉम द बैंक्स एंड द ग्रेटर रीच। तो जो एनबीएफसी होती है ना उनकी ब्रांचेस जो है ना आप कई सारे जो है ग्रास रूट लेवल के जैसे गांव होते हैं ना, ऐसे गांव जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुंच चुकी हैं, वहां पे जो है इनके यहाँ पे एक तरह से सेंटर होते हैं एनबीएफसी के। तो इनकी जो रीच है ना वो ज्यादा ग्रेटर है। तो इसी ग्रेटर रीच की वजह से ही जो है ना बैंक्स ने यहाँ पे इनके साथ इन फाइनेंस कंपनी के साथ जो है ना इन्होंने ये को लेंडिंग का काम जो है वो स्टार्ट किया है। तो बैंक्स जो है वो यहाँ पे लो कॉस्ट फंड प्रोवाइड करवाती है, तो ये सिग्निफिकेंस है। बैंक जो है वो ज्यादा पैसा प्रोवाइड करवाएगी, तो बट यहाँ पे जो एनबीएफसी होती है ना उनकी ग्रेटर रीच को जो है ये यूज करना चाहते हैं। ओके, अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो है लोगों को, बेनिफिशियरी को पैसा मिल जाता है। सो इट विल हेल्प बैंक टू एक्सपेंड द कस्टमर बेस। इसकी वजह से कस्टमर बेस जो है बैंक का वो बढ़ जाएगा एंड जो है लास्ट माइल जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन जो है अब ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोकनाइजेशन क्या है कि जैसे कि हम कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी यहाँ पे हमारे पास मर्चेंट है, कई सारे हम जो है आजकल जो है डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है हो रही है, एंड जिसकी वजह से जो है ना इतनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट होती है, तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे जो है रिस्क भी है कि आपका जो डाटा है वो यहाँ पे चोरी हो सकता है। जब कभी भी आप यहाँ पे डिजिटल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपको जो अपना क्रेडिट कार्ड या फिर आपका जो डेबिट कार्ड है उसका 16 डिजिट नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करना होता है, राइट। तो वो जो डिजिट्स होती है ना आपके 16 डिजिट नंबर जो होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के या फिर डेबिट कार्ड के, तो वो जो एक तरह से कंपनीज हैं जैसे कि अमेजोन हो गई या फिर कुछ और कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट हो गई, तो वो यहाँ पे जो है ना उन्हें सेव कर लेते हैं उस डाटा को। तो हो सकता है कि वो डाटा फ्यूचर में जाके चोरी हो जाए, तो ये जो है काफी ज्यादा रिस्क रहता है। तो इसकी वजह से जो है ना अब आरबीआई ने टोकनाइजेशन जो है वो एक नया टॉपिक जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं, एक नई जो है सहूलियत जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो the Reserve Bank of India has extended the implementation date of card on file tokenization norms by 6 months to June 30, 2022, राइट। तो अभी जो है ऐसा बोला गया था कि 1 Jan 2022 से जो है इसे यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा टोकनाइजेशन को। तो जितनी भी यहाँ पे कंपनीज थी, ऑनलाइन कंपनीज थी यहाँ पे जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, उन्हें बोला गया था कि आप जो है इस प्रोविजन को स्टार्ट कर दीजिए, right? So as per new guidelines, online players will have to delete any credit and debit card data stored on their platforms. तो इसमें ये बोला गया था कि 1 Jan 2022 तक आप क्या करेंगे, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना भी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का डाटा स्टोर है ना उसे डिलीट करना होगा एंड रिप्लेस देम विद द टोकन टू सिक्योर कार्ड डिटेल ऑफ द कंज्यूमर। एंड उसे जो है ना फिर एक टोकन के साथ जो है उसकी जगह पे एक टोकन जो आपको दिया जाएगा, टोकन नंबर होगा एक छोटा सा, राइट, जैसे कि ओटीपी होता है वो आपको दिया जाएगा, तो उसके साथ जो है सिक्योर करना होगा। तो ये टोकन जो है वो किसे दिया जाएगा, जिस पर्सन का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड वहां पे है उस पर्सन को ये टोकन दिया जाएगा एंड वो टोकन यहाँ पे जो है सेव किया जा सकता है इन ऑनलाइन प्लेयर्स, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहाँ पे क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की जगह पे। ओके, बट अब जो है ये कंपनीज बोल रही हैं कि हम इतनी जल्दी जो है इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो है ना इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। तो अब कौन सी है, 30 जून 2022। स्टेक होल्डर जो है एक्सटेंशन क्यों चाहते हैं,
वाइल मोस्ट ऑफ द लीडिंग बैंक्स जैसे कि SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक जो है ना वो यहाँ पे रेडी है स्विच ओवर के लिए टूवर्ड्स द टोकनाइजेशन, बट कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, मोस्टली जो मर्चेंट्स हो गए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बोलते हैं दैट कि उनके जो बैकएंड है वो अभी रेडी नहीं है वो इस न्यू डिजाइन को अडॉप्ट करने के लिए, तो हमें जो है थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे चाहिए। So if implemented in the present state of readiness, the new mandate could cause major disruptions and loss of revenue। अगर जो है वो रेडी नहीं है तो अगर विदाउट जो है उनके रेडी होते हुए यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो हो सकता है कि इन मर्चेंट्स को जो है नुकसान हो सकता है। ओके तो जब यहाँ पे डिसरप्शन होगी, लोग अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड बार बार उन्हें जो है वहां पे सेव करना होगा, तो डिजिटल पेमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे कम हो जाएंगी। लोग जो है बार बार फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो डाटा है वो क्यों यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हम जो है एक ही बार उसे सेव कर लेते हैं, तो फिर बार बार हम जो है वो जस्ट CVV जो है वो डालते हैं, फिर आपका जो है एक OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे पेमेंट हो जाती है। ओके बट बार बार यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का जो डिजिट डालने हैं वो काफी मुश्किल हो जाएंगे, तो डिजिटल पेमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे इरोड आउट हो जाएंगी, तो लोग जो है वो दोबारा से कैश बेस्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है वो टर्न आउट हो जाएंगे। तो अब टोकनाइजेशन को समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या, किस तरह से ये काम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्चुअल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स होती है ना उसकी रिप्लेसमेंट होगी विद द टोकन नंबर। तो ये टोकन नंबर जो है वो कौन देगा, वो जो बैंक्स वाले हैं ना, राइट, वही प्रोवाइड करवाएंगे। मीन जो कस्टमर है खुद जो है इस टोकन नंबर को जनरेट कर सकता है ऑनलाइन। ओके सो विद एन ऑल्टरनेट कोड, ये एक तरह से कोड ही होगा। तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की डिटेल्स की जगह पे यहाँ पे ये जो ऑल्टरनेट कोड है जिसे टोकन बोल सकते हैं, विच विल बी यूनिक फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड डिवाइस। मीन जो है हर एक पर्सन के लिए यूनिक होगा, राइट एंड इवन हर एक डिवाइस के लिए भी जो है ये यूनिक होगा। हर एक डिवाइस के लिए कैसे कि सपोज आप एक मोबाइल फोन से जो है इसे यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो है उसके लिए आपको एक अलग टोकन दिया जाएगा, एंड वही पर्सन जो है जब यहाँ पे लैपटॉप के थ्रू जो है ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वो वाला टोकन जो यहाँ पे मोबाइल के लिए जनरेट किया गया था उसे वो लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे यूज नहीं कर सकता है। लैपटॉप के लिए जो है अलग टोकन जो है वो यहाँ पे जनरेट करना होगा, राइट तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना ये जो ऑनलाइन पेमेंट है वो और भी ज्यादा सिक्योर हो गई है। सपोज अगर जो है यहाँ पे टोकन जो है वो चोरी हो भी जाता है मोबाइल फोन वाला, तो उसे जो है पर्सन यहाँ पे किसी दूसरे मोबाइल के ऊपर भी यूज नहीं कर सकता है। ओके जिस मोबाइल के लिए जो है ये टोकन जनरेट किया गया उसी मोबाइल के ऊपर इसे यूज किया जा सकता है, किसी दूसरे मोबाइल के ऊपर भी जो है इसे यूज नहीं किया जा सकता है। ओके तो अगर टोकन चोरी हो भी जाता है, वो डाटा चोरी हो भी जाता है मर्चेंट की वेबसाइट से, तो उसे जो है किसी दूसरे मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ना एक तरह से यूनिक होगा ये वाला कोड, इसे टोकनाइजेशन बोला जा रहा है। ओके सो सिग्निफिकेंस क्या है, इसे सेफर जो है माना जा रहा है क्योंकि जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स होते हैं आर नॉट शेयर्ड विद द मर्चेंट। तो अब जो है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो मर्चेंट के साथ शेयर नहीं की जाएगी, ओनली टोकन ही जो है वो शेयर किया जाएगा। Customer who do not have the tokenization facility will have to key in their named 16-digit card number, expiry date and CVV each time they order something online। तो जिस पर्सन के पास टोकनाइजेशन की फैसिलिटी नहीं होगी उसे जो है बार बार ये जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो वहां पे भरनी होगी जब ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप टोकन जनरेट कर लें, राइट सो यहाँ पे जो है टोकनाइजेशन के प्रोसेस को जो है स्मूथली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 स्टेप्स जो है वो एक तरह से कंप्लीट करने होंगे। टोकन प्रोविजनिंग, द कंज्यूमर कार्ड नंबर शुड बी कन्वर्टेबल टू द टोकन। तो हर एक का जो कंज्यूमर कार्ड नंबर है ना वो कन्वर्टेबल होना चाहिए टू द टोकन, जिस विच मीन्स दैट कार्ड नेटवर्क्स, जो कार्ड के नेटवर्क्स है ना उसे रेडी करना होगा विद द रेलिवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन हर एक जो ये बैंकिंग का काम हो गया। फिर टोकन प्रोसेसिंग होगी, तो अब जो है कंज्यूमर जो है शुड बी एबल टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली थ्रू दी टोकन्स। तो ये भी यहाँ पे बैंक्स को देखना होगा कि जो कस्टमर है वो इजीली इन टोकन्स के साथ जो है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सके। एंड मल्टीपल यूज केसेस जो है उसे यहाँ पे स्केल अप करना है। सो कंज्यूमर शुड बी एबल टू यूज द टोकन फॉर द थिंग्स लाइक रिफंड्स, EMI। तो मैं जो ये टोकन जो है ना वो मल्टीपल सर्विसेज के लिए यहाँ पे जो है यूज होने के लायक होना चाहिए। तो ये सारा काम जो है किसके ऊपर है, ये बैंक्स के ऊपर ही है। तो बैंक्स जो है वही जनरेट करेगी ना इस तरह के टोकन, तो उन्हें ये चीजें यहाँ पे माइंड में रखनी होगी।
सो नेक्स्ट जो फोर्थ यहाँ पे टॉपिक है वो है उड़ान स्कीम को लेके, राइट। तो यह उड़े देश का आम नागरिक, ये जो है एक तरह से एविएशन की एक यहाँ पे स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रधानमंत्री जो है हमारे उनके द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया था जून 2017 में। बट उसमें जो है ना अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी तक जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने 948 राउट्स जो है अंडर द उड़ान स्कीम जो है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं, and of which 403 routes have been taken off that connect 65 airports and 8 heliports, right। तो इसमें अराउंड 64 एयरपोर्ट्स हैं एंड 8 हेलीपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे इस स्कीम के अंडर रन कर रहे हैं। बट जो राउट्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे 2017 में वो अब जो है ना डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फेलियर टू सेट अप द एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट जो है वो प्रॉपर वहां पे नहीं बन पाए हैं क्योंकि जो है लैंड अवेलेबल नहीं है, इतनी आसपास जो है लैंड अवेलेबल नहीं है। देन दूसरा जो एयरलाइंस हैं फाइंडिंग द राउट डिफिकल्ट टू सस्टेन, वो बोलते कि ये जो राउट्स है ना उसे चलाना एयरलाइंस के लिए मुश्किल है। एंड दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है कोविड-19 जो है उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर। तो ये जो रीजनल करियर्स है ना उनकी पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है, उनके पास पैसा भी नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है स्कीम जो है वो रुक गई है। तो अभी उड़ान स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो ये स्कीम जो है क्यों यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, वो कनेक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते थे टू द रिमोट एंड द रीजनल एरियाज जो हैं कंट्री के, यहाँ पे दूर दूर के एरियाज जो हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते थे एंड एयर ट्रैवल को ये अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। एंड ये की कंपोनेंट है सेंटर की जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था जून 2017 में। तो इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी बोला जाता है। तो एयर कनेक्टिविटी को जो है टायर 2 और टायर 3 सिटीज के बीच में जो है वो इम्प्रूव करना चाहते थे, राइट। इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि नियरली हाफ ऑफ द सीट्स इन द उड़ान फ्लाइट्स, मीन जो उड़ान फ्लाइट्स है यहाँ पे, जो कि उड़ान स्कीम के अंडर जो फ्लाइट्स यहाँ पे चलती है ना, उस प्लेन की जो हाफ जो है एटलीस्ट हाफ सीट जो है ना उसे जो है गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए यहाँ पे सब्सिडी देती है। ओके, मीन जो है ऐसा बोला गया कि एटलीस्ट जो है ना ये हाफ जो सीट्स हैं वो काफी रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर जो है यहाँ पे लॉन्च करनी होंगी इन ये जो एयरलाइंस की कंपनीज है उनके द्वारा, राइट। एटलीस्ट सपोज यहाँ पे 90 सीटर प्लेन है तो उसमें से जो है 45 सीट्स जो होंगी ना वो यहाँ पे अराउंड 2500 की रेट से जो है ऊपर उसका रेंट नहीं जा सकता है, उसका फेयर नहीं जा सकता है। बाकी पैसा जो है ना उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देगी इन 45 सीट्स के लिए, राइट। ऐसा बोला गया था। तो ये जो अमाउंट है, ये जो है जो सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है इनको इन 45 सीट्स के लिए। So this scheme will jointly funded by the central government and the state government। तो ये जो स्कीम है दोनों मिलके यहाँ पे फंडिंग करेंगे दोनों गवर्नमेंट। 10 साल के लिए इस स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था एंड बाद में इसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। की फीचर्स देख लेते हैं। एयरलाइंस आर अवॉर्डेड राउट्स अंडर द प्रोग्राम थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग होती है यहाँ पे, उस बिडिंग के थ्रू यहाँ पे जो है एयरलाइन को राउट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अलाउ किया जाता है उन्हें यहाँ पे। एंड are required to offer airfares at the rate of 2500 per hour of flight, right। 2500 जो है पर आवर की जो फ्लाइट होगी उसका जो फेयर है वो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% सीट जो है यहाँ पे एयरक्राफ्ट की वो चीपर रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करवानी होगी। एंड इन ऑर्डर टू enable airline to offer affordable fares they are given a subsidy from the government for the period of 3 years। तो 3 साल के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, राइट। उसके अलावा जो है नेक्स्ट यहाँ पे 4.0 उड़ान जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई थी दिसंबर 2019 में। इसका जो नेक्स्ट फेज है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था उड़ान 4.0 के नाम से। तो इसके अंडर इस स्कीम के अंडर जो है ना जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं जैसे कि हिली स्टेट्स हो गए या फिर आइलैंड्स हो गए तो उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया गया था कि वहां पे जो है एक तरह से इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। So the airports that had already been developed by the AAI are given higher priority for the award of VGF under this scheme। जो एयरपोर्ट्स यहाँ पे पहले जो है बन चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उन्हें जो है यहाँ पे इस स्कीम के अंडर यहाँ ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो दी गई है। एंड इवन इसमें हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन्स जो है उन्हें भी इनकॉर्पोरेट किया गया है उड़ान 4.0 के अंडर,
ओके, सो चैलेंजेस क्या हैं? ऑब्वियसली वही पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ मेनी स्मॉलर एंड रीजनल करियर्स की, पैसा नहीं है उनके पास एंड जिसकी वजह से स्कीम जो है वो रुक गई है। एंड कई ऐसे जो है यहाँ पे एयरलाइन कंपनीज है जिनके पास प्लेन्स ही नहीं है एंड इवन उन्हें मेंटेन करना भी काफी मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली जो है एक पैसे की कमी है, दूसरा यहाँ पे कोविड की वजह से जो है ना एयरलाइन सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो नए प्लेन्स खरीदने वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है फॉर दी स्मॉलर प्लेयर्स। ओके, छोटी कंपनीज जो है ना यहाँ पे उनके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे नए प्लेन्स को खरीदना। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी इकोनॉमीज के जो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे फ्रॉम द दिसंबर 2021 एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वो आपका फिर लेके आएंगे दिसंबर 2021 से, जो है कुछ और इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं उन्हें फिर कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।